और देखिए, भारत कोरोना से लड़ाई जीत रहा है। जी हाँ, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, केसेस कम हो रहे हैं, 2,67,000 रह गए हैं। हम कोरोना से लड़ाई जीत रहे हैं। ज्यादा लोग कोरोना को हराकर ठीक भी हो रहे हैं। संक्रमण के आंकड़े घट रहे हैं। मौत के आंकड़े हालांकि चिंताजनक है, 4,500 24 घंटे में। शायद इसलिए भारत की राजनीति में कोरोना विमर्श जो है वो अब सिंगापुर तक पहुंच गए। पिछले 2 दिनों से आप देख रहे होंगे, भारत में सिंगापुर की चर्चा बहुत गर्म है, जोरों पर है। वजह आप जानते हैं, कोरोना के वायरस का नया वर्जन, ये 0.2 वर्जन है। इसे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। ये ज्यादा संक्रामक तो है ही। सिंगापुर ने कहा कि इस 0.2 वाले वेरिएंट का वायरस बच्चों में भी पाया जा रहा है, जो वाकई चिंता की बात है। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर राजनीति भी शुरू हो गई, विवाद हो गया। सिंगापुर कह रहा है कि दिल्ली के सीएम तथ्य बताएं, गलत ना बोलें। भारत भी कह रहा है कि सिंगापुर में कोई वेरिएंट नहीं मिला है, बल्कि पब्लिक कंफ्यूजन तो है। लेकिन आखिर ये कोविड का 0.2 वेरिएंट है क्या, जिसको लेकर इतना विवाद, इतना बवाल? क्या है कोरोना के वायरस का B1617.2 वेरिएंट, जिसे लेकर बच्चों में खतरे की बात कही गई है और 2 देशों में सियासत गर्म हो गई है। B1617.2 वेरिएंट, चलिए आपको दिखाते हैं वायरस के इस 0.2 वेरिएंट की पूरी कहानी देश हित में। 0.2 बोले तो कोरोना वायरस का वो मॉडल जिसके नाम का हड़कंप है। ये है कोरोना के वायरस का वेरिएंट B1617.2। खूबसूरत सा दिखने वाला सिंगापुर सहमा हुआ है। सारे स्कूल बंद हैं, बच्चे घरों में सिमटे हुए हैं। शोर है कि कोरोना आया है, नए वेरिएंट में आया है। वो बेहद संक्रामक है, बच्चों को पकड़ रहा है। इसलिए स्कूल से लेकर ट्यूशन सेंटर तक और जूनियर कॉलेज से लेकर कोचिंग तक सब बंद रहेंगे। सिंगापुर में सिर्फ 38 मरीज मिले थे, इसलिए एक्शन तेज हुआ। सिंगापुर के स्कूल बंद हुए तो दिल्ली के सीएम डर गए। कह दिया कि भारत सरकार फौरन सिंगापुर से आवाजाही बंद करे और बच्चों के लिए जल्दी वैक्सीन बनाए। ये ट्वीट सिंगापुर वालों को चुभ गया। केजरीवाल के ट्वीट पर पलटकर लिखा कि सिंगापुर में नए कोविड स्ट्रेन की बात में कोई सच्चाई नहीं है। फाइलोजेनेटिक टेस्ट में पता चला है कि ये B1617.2 वेरिएंट ही है, जो पिछले हफ्तों में सिंगापुर में मिला था और कुछ बच्चों में भी वही वेरिएंट पाया गया है। इधर चर्चा शुरू हो गई है कि B1617 तो भारत में ही पिछले साल मिला था। ये बहुत संक्रामक भी है, यानी तेजी से फैलता है। तो ये सिंगापुर वेरिएंट की क्या कहानी है, इसके बारे में हमने दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स के कम्युनिटी मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर संजय राय से जानकारी ली। सिंगापुर वेरिएंट कल से दिल्ली में चर्चा में है। क्या ऐसा कोई वेरिएंट भी है? आपने उसे वैज्ञानिक आधार पर देखा, ऐसा कोई नाम नजर आता है? वो जो सिंगापुर वेरिएंट है, जो जानकारी अभी तक पब्लिक डोमेन में है, और वह इंडियन वेरिएंट को ही जो है वहाँ पे था। उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया और उन्होंने पाया कि कुछ बच्चों में भी वो पाया गया। बिना जाने हुए कुछ लोगों ने जो है कि वो सिंगापुर वेरिएंट है, सिंगापुर वेरिएंट उसका नाम दे दिया। ऐसा इस वेरिएंट नाम का कोई ग्लोबल कंसर्न नहीं है। नहीं सिंगापुर गवर्नमेंट ने अभी तक कहा हुआ है कि उनके यहाँ कोई नया वेरिएंट है। उन्होंने कहा कि इंडियन वेरिएंट जो है हमारे यहाँ है। मतलब कोरोना के जिस वेरिएंट B1617.2 को लेकर सिंगापुर बच्चों के लिए लॉक हो रहा है, वो वेरिएंट भारत में पहले से मौजूद है और उसके तेजी से फैलने का नतीजा भारत में इस बार की कोविड की लहर में दिख रहा है। डॉक्टर साहब, ये जो वेरिएंट्स की बात हो रही है, B1617 बहुत चर्चा में रहा। अब ये कहा जा रहा है इसका 0.1 भी है, 0.2 भी है, तो इसे आम आदमी को कैसे समझा सकते हैं? देखिए, ये एक आरएनए वायरस होता है जो हमारा सार्स कोरोना वायरस 2 है। तो कोरोना वायरस आरएनए वायरस ग्रुप के हैं, ये भी उसी ग्रुप का है और इसमें म्यूटेशंस होते रहते हैं। ये जो 0.1 और 0.2 उसके बाद है, वो इसके लीनेज है, मतलब उनमें भी वेरिएशन है, बट उतना नहीं है कि कंसर्न हमारा ये है, बट वो नए नए आइडेंटिफाई हुए हैं। तो वह जो है उन्हीं का लीनेज है, जो वो वायरस है जो म्यूटेंट ऑलरेडी है, बट उसका जो है एक थोड़ा सा और चेंजेस उसमें आ गया है, तो एक नाम 0.1 या 0.2 दिया गया है। वैसे अभी तक B1617 वेरिएंट वाले वायरस के 2 और रूप मिल चुके हैं। ब्रिटेन में B1617, B1617.2 और B1617.3 वेरिएंट के मरीज मौजूद हैं।
कोरोना वायरस का B1617 वेरिएंट अब तक 34 देशों में पाया जा चुका है और B1617.2 वेरिएंट वाले वायरस 31 देशों में पहुंच चुके हैं। इनमें B1617.2 बहुत तेजी से फैलने वाला वेरिएंट माना जा रहा है, क्योंकि ब्रिटेन में 5 दिन के अंदर इसके मरीजों की तादाद 1313 से बढ़कर 2323 हो गई है। भारत में कोरोना वायरस के बदलाव में लगातार निगरानी की जा रही है। हजारों वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा चुकी है और उनमें हो रहे बदलावों पर भी नजर है। यही वजह है कि B1617 के बाद अब पश्चिम बंगाल में मिले B1618 वेरिएंट की पड़ताल शुरू हो गई है। ये वेरिएंट जो है 617 सितंबर से ही था, प्रॉब्लम अब ज़्यादा देने लगा। वैसे ही इसका एक और भी वेरिएंट आ गया 618, जो महाराष्ट्र ये आपके वेस्ट बंगाल में पाया गया, और इसका जो है थोड़ा सा इन्फेक्टिविटी भी ज़्यादा लग रहा है इस वेरिएंट का। साथ में जैसे इसका बिहेवियर लग रहा है कि कहीं साउथ अफ्रीकन वेरिएंट जैसा ना हो। अभी तक जो प्रिलिमिनरी ये हैं, बट उसका अभी धीरे धीरे जब एविडेंसेस जनरेट होंगे तो उस पर और भी कुछ कहा जा सकता है। साउथ अफ्रीकन वेरिएंट की तरह का वायरस अगर भारत में भी फैलेगा तो मुश्किल और बढ़ सकती है, क्योंकि साउथ अफ्रीकन वेरिएंट वाला वायरस इम्यूनिटी को बाईपास कर रहा है। वैसे अभी तक WHO ने जिन 4 वेरिएंट्स को चिंताजनक स्तर पर खतरनाक बताया है, उनमें B1617 ने भारत में कहर बरपाया है। B117 का कहर ब्रिटेन झेल चुका है। साउथ अफ्रीका में B1351 ने कोहराम मचाया था और P1 नाम का वेरिएंट ब्राजील में कहर बरपा चुका है। लेकिन वायरस लगातार रूप बदल रहे हैं, इनमें म्यूटेशंस हो रहे हैं। बदलाव के साथ इनके प्रभाव और खतरे बदल रहे हैं और वायरस के फैलाव में ये सामान्य प्रक्रिया बताई जाती है। बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग बरतिए और अपनी बारी आने पर और जैसे ही वैक्सीन मिले वैसे ही वैक्सीन भी लगवा लीजिए। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। देखिए, अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे देश हित में, और आपके लिए जानना जरूरी भी है कि वायरस और उनके वेरिएंट्स के जब नाम दिए जाते हैं तो उन्हें देशों के नाम से क्यों पहचाना जा रहा है। आपके जहन में सवाल होगा। एजेंडा भी होता है, इंडियन वेरिएंट कहा जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि बीमारी, वायरस और वेरिएंट का नामकरण होता कैसे है। ये देखिए, दरअसल होता है कि दुनिया भर के देशों के वायरोलॉजी और वैज्ञानिकों की कमेटी, जिसे इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस यानी कि ICTV कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यही कमेटी किसी वायरस को उसका नाम देती है। अब कैसे होता है? वायरस का नाम उसकी जेनेटिक क्वालिटी के आधार पर रखा जाता है। उस वायरस के आधार पर जो बीमारी होती है, उस बीमारी को नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO देता है। ये वायरस का नाम है, वेरिएंट का नहीं, वायरस का। जैसे कोविड-19 बीमारी का नाम है, जबकि इसके वायरस का नाम है SARS-CoV-2। कोविड-19 बीमारी का नाम है, वायरस का नाम है SARS-CoV-2। जहां तक वेरिएंट्स, वायरस के वेरिएंट्स जो म्यूटेट होके नए नए वेरिएंट्स बनते हैं ना, रूप बदलता है, रंग बदलता है वायरस, उसमें कहा जाता है कि वायरस के वेरिएंट्स को नाम देने की बात है। तो ये किसी इंटरनेशनल संस्था का काम नहीं होता। वायरस के वेरिएंट को पहचानने के लिए जो जीनोम स्टडी की जाती है ना, उसमें वायरस का एंटीजन उस वेरिएंट के नाम का आधार बनता है। उस वायरस का एंटीजन उसके वेरिएंट के नाम का आधार बनता है। यानी कि इसको ऐसे समझे कि वायरस का वो टुकड़ा जो इंसान के शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करता है। अगर किसी को वायरस होता है तो फिर जो शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करता है या वायरस को म्यूटेट करता है, वही वेरिएंट के नाम का आधार होता है। वेरिएंट का नाम देना वायरस की फैमिली ट्री को समझने के लिए जरूरी होता है। मतलब वायरस की फैमिली ट्री, कितने वेरिएंट्स हैं। वैसे एक और बात हम आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO अब वायरस और बीमारी के नाम रखने के लिए नया वैज्ञानिक सिस्टम बना रहा है, जिससे किसी भी वायरस या बीमारी को उस देश के नाम से जोड़कर ना देखा जाए जहां उसे पहली बार पाया गया। अगर पहली बार वो पाया गया तो वो उस देश का वायरस नहीं हो गया। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कोरोना चीन से निकला है। ये पूरी दुनिया नहीं जान पाएगी, क्योंकि तब उसे चाइनीज कोरोना नहीं कहा जाएगा, SARS-CoV-2 कहा जाएगा। लेकिन उत्पत्ति कहां से हुई? वो तो चीन से हुई, उससे बच जाएगा। कोविड के मौजूदा वेरिएंट्स पर भारत की वैक्सीन कारगर तो है, लेकिन वैक्सीन कितने लोगों को मिली है? बात तो बच्चों की हो रही है ना। बच्चों को तो अभी तक बच्चों की वैक्सीन तो अभी तैयार ही नहीं है। हालांकि 10 से 12 दिन में कहा जा रहा है ट्रायल सेकेंड और ट्रायल थर्ड स्टेज के हो जाएंगे। भारत बायोटेक के ICMR की तरफ से अप्रूवल आ चुका है। सिंगापुर कह रहा है कि B1617.2, ये जो 0.2 है ना,
वेरिएंट वो बच्चों में मिल रहा है। भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन पहले कह चुके कि भारत में तीसरी लहर तो आएगी और आएगी तो बच्चों को खतरा है। तो असली सवाल यह कि जैसा कि एम्स के डॉक्टर बता रहे थे कि बंगाल में मिले वेरिएंट का लक्षण दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट की तरह हो सकता है, तब तो ये चिंता की बात है, खासकर बच्चों के लिए, क्योंकि भारत में अभी तक बच्चे वैक्सीनेटेड भी नहीं है। सिंगापुर के हालात भारत के लिए सबक है, क्योंकि वो तो सिंगापुर है जिसने 38 मरीज मिलने पर पूरा देश बंद कर दिया। लेकिन भारत में अगर तीसरी लहर आई और उसकी चपेट में बच्चे आने लगे तो क्या होगा? भारत के वैज्ञानिकों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर कर चुका है। लिहाजा सरकार के स्तर पर तैयारी भी शुरू हो चुकी है। तीसरी लहर में बच्चों के इलाज में कोई परेशानी न हो, इसकी तैयारी यूपी के अस्पतालों में भी शुरू की जा चुकी है। यूपी के जिम्स अस्पताल में बच्चों के लिए आईसीयू और वेंटिलेटर बेड्स की क्षमता तिगुनी की जा रही है। उनको लिए अलग से हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, जिनको कि ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, ये सब की बहुत ज़रूरत होगी। तो हर जिले स्तर पर हर हॉस्पिटल में एक 15 बेड, 30 बेड, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द हॉस्पिटल इन द डिस्ट्रिक्ट, हम लोग आईसीयू की तैयारी कर रहे हैं। हम अपने यहाँ भी एक 50 बेड का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जो खाली बच्चों को डेडिकेटेड होगा। लेकिन इलाज की तैयारी के लिए सिर्फ बेड्स ही नहीं, तमाम संसाधन बढ़ाने पड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों के इलाज का तरीका अलग है, चुनौतियाँ अलग हैं। उसमें काफ़ी चैलेंजेस हैं बच्चों में। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर में उनके जो वेंटिलेटर्स हैं, उनका जो HFNC हैं, उनका थोड़ा हमें डिफरेंट है, सेम मशीन काम नहीं करती है। देयर आर सर्टेन वेंटिलेटर्स विच वर्क फ्रॉम न्यूबॉर्न टू एडल्ट, तो ऐसे वेंटिलेटर हमें एक तो लेने पड़ेंगे। दूसरा उनका सक्शन हो गया, उनका ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, उसको हमें करना पड़ेगा। इसके साथ साथ में हमें जो हेल्थ वर्कर्स हैं, इनकी नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको भी अलग से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। इतने लोग नहीं हैं पीडियाट्रिक्स में, पीडियाट्रिशियन और पीडियाट्रिक नर्सेज की पूरी एडिक्वेट हो जाएं जितनी हमारी डिमांड आएगी। भगवान न करे कि तीसरी लहर आए और बच्चे कोरोना की चपेट में आए, लेकिन दूसरी लहर ने अस्पतालों को सबक सिखाया है। लिहाजा तैयारी जोरों पर है। अस्पताल में जहां 2 महीने तक के बच्चों का इलाज किया जाता है, वहां की तैयारी क्या है देखिए। छोटे बच्चे आते हैं जो जैसे न्यूबॉर्न हो या 2-3 महीने के बच्चे हों, उनके लिए ये हमारा आईसीयू है, ठीक है। इसमें उनके स्पेशल बेड्स होते हैं, इन्हें वार्मर कहा जाता है, ओपन केयर सिस्टम जो कहते हैं वो है। वेंटिलेटर्स हैं जो बच्चों वाले ही स्पेशली अलग वेंटिलेटर्स ये आते हैं, ठीक है। और एक अलग होता है, ये होता है बबल CPAP, ठीक है। बड़े में जैसे बाईपैप होता है, छोटे बच्चों में बबल CPAP होता है। तो ये सब मशीन्स हम लोग अरेंज करके अब यहाँ तैयारी करके रखें। हालांकि बच्चों के इलाज की अलग परेशानियां हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में शुरुआत में कोविड के लक्षण पहचानना मुश्किल होगा। छोटे बच्चे संक्रमण के असर के बारे में नहीं बता पाएंगे। छोटे बच्चों के लिए इलाज का प्रोटोकॉल सीमित है। छोटे बच्चों के साथ माता या पिता की मौजूदगी भी चुनौती है। ऐसे में तमाम चुनौतियों को देखते हुए इंतजाम किया जा रहा है। अस्पताल में जहां 2 महीने से बड़े बच्चे का इलाज किया जाता है, वहां इंतजाम थोड़े अलग हैं। इस पे तो अभी भी काम चल रहा है, तो वो आगे देखेंगे। अभी तो एंटीबायोटिक्स एंड स्टेरॉइड्स मेन है। बहुत सीरियस केस में ही उन लोगों ने IVIG एक अलग आती है जो चीज़ दी जाती है, वो एक अप्रूव कर रखी है। वो एक डिफरेंट है, वो बड़ों में उतनी नहीं यूज़ होती, बच्चों में ही होती है। वो एक अलग दवाई है IVIG। बच्चों में संक्रमण के खतरे और इलाज की चुनौतियों को देखते हुए ही उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिले को निर्देश दिया है कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पतालों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए बेड और वार्ड तैयार कर लिए जाए। बाल रोग के लिए अलग पैनल तैयार किया जाए। बच्चों के इलाज के संसाधन तैयार रखे जाए। वक्त रहते डॉक्टर्स और हेल्थ स्टाफ को बच्चों के इलाज के लिए जरूरी ट्रेनिंग दी जाए, जिसके बाद से सूबे के अस्पतालों में तैयारी शुरू हो चुकी है। आशा है कि अक्टूबर से पहले सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। अभी इस वक्त कोशिशें यही हैं कि वो जो बच्चे हैं उनको इलाज बेहतर रूप से मिल पाए। ऐसी कोई भी स्थिति पैदा ना हो कि बच्चों को इलाज ही नहीं मिल पा रहा है या बच्चों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। वेंटिलेटर्स हैं, चाहे ऑक्सीजन देने की बात हो या फिर कोई भी छोटे से छोटा इलाज बच्चों को मिल पाए,
उसकी तैयारियां इस वक्त चल रही हैं और यही कोशिश है कि अगर कभी ये संक्रमण बच्चों को शिकार बनाता भी है तो हम बच्चों को बचाने के लिए एक कदम आगे खड़े हों। वरुण भसीन, जी मीडिया, नोएडा। देखिए, देश में कोविड का क्या हाल है, इसका अंदाजा आप कैसे लगाते हैं? रोज डेटा जारी होता है, कितने लोग संक्रमित हुए, कितने ठीक हुए, कितनी मौतें हुई, इसी से ना। लेकिन क्या आपको डेटा देखकर निश्चिंत हो जाना चाहिए या फिर डेटा देखकर डर जाना चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि जमीनी हकीकत तो कुछ और ही होती है, आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं भारत में एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा मौत के कथित वर्ल्ड रिकॉर्ड का सच क्या है देश हित में। देश में कोविड का कहर धीमा पड़ता दिखाई देता है, लेकिन भारत ने दुनिया में कोविड से मौत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत में 24 घंटे में 4,529 मौतें हो गई। 24 घंटे में कोविड से मौतों के आंकड़ों के मामले में अभी तक अमेरिका में 12 जनवरी को 4,468 मौतें हुई थी। दूसरे नंबर पर ब्राजील था, जहां 6 अप्रैल को एक दिन में 4,211 मौतें हुई थी। लेकिन अब इन सब का रिकॉर्ड टूट गया जब भारत में 24 घंटे में 4,529 मौतों का आंकड़ा आया। सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि देश में कोविड का संक्रमण घट रहा है, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है, टेस्टिंग भी 20 लाख रोज के आसपास हो रही है, वैक्सीनेशन भी हो रहा है, फिर भी ये मौतों का नंबर वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों तोड़ रहा है? जानकार कह रहे हैं कि मौतों का असली नंबर जानने के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। 1 या 1000 या लाख केस जब होते हैं, उसके लगभग 2 हफ्ते बाद उन डेथ्स की मृत्यु होती रहती है, जिसे हम कोहॉर्ट कहते हैं। तो इसलिए केसेस तो अब घटने लगे हैं, अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें या कुछ राज्यों में केसेस घट रहे हैं, लेकिन उन्हीं राज्यों में या राष्ट्रीय स्तर पे ये मृत्यु का जो घटनाएं हैं वो घटने में कुल और 2 हफ्ता लगेंगे। जानकारों के मुताबिक हफ्ते 10 दिन बाद देश में कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़े तेजी से घटेंगे और उसकी उम्मीद अभी से दिखने लगी है, क्योंकि कोविड से रिकॉर्ड मौत के जो आंकड़े आप देख रहे हैं उन्हें समझिए। केंद्र की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक टॉप 5 राज्यों में महाराष्ट्र से 1,291, कर्नाटक से 525, तमिलनाडु से 364, दिल्ली से 265, उत्तर प्रदेश से 255 मौतों की रिपोर्ट है। लेकिन महाराष्ट्र के आंकड़ों पर गौर करें तो बाकी राज्यों के मुकाबले ये दोगुने से भी अधिक है। दरअसल खबर यह है कि महाराष्ट्र ने 24 घंटों के आंकड़ों के साथ 17 और 18 मई को हुई मौतों के कुछ छूटे हुए आंकड़े भी दर्ज करा दिए हैं, जिसका असर कुल मौतों के आंकड़ों पर दिख रहा है। और दुनिया भर में भारत ने एक दिन में मौत का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इसलिए आंकड़ों के चक्कर में ना तो निश्चिंत होने की जरूरत है और न ही डरने की। कोविड से बचाव का तरीका अपनाते रहिए, सुरक्षित रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। अब आपको मणिपुर सरकार के एक ऐसे फैसले के बारे में जानना चाहिए जो पूरे देश के लिए देश हित में हो सकता है। मणिपुर सरकार ने राज्य में एम्बुलेंस के सायरन म्यूट कर दिए हैं। मणिपुर में मतलब आपको एम्बुलेंस के सायरन अब नहीं सुनाई देंगे। मणिपुर सरकार ने कहा है कि एम्बुलेंस के सायरन से कोरोना काल में लोगों में डर और घबराहट बढ़ती है, और जब लॉकडाउन की वजह से सड़कें खाली हैं, सन्नाटा है, तो सायरन की भी अब जरूरत नहीं होनी चाहिए। उससे तो बल्कि डर घबराहट बढ़ती है। यह फैसला देश के लिए देशहित वाला फैसला साबित हो सकता है। कोरोना काल में डर का सायरन पूरे देश में बज रहा है, लेकिन मणिपुर सरकार ने डर के सायरन का म्यूट बटन दबा दिया है। मणिपुर सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोरोना काल में लोगों में वैसे ही डर और चिंता का माहौल है, ऐसे में एम्बुलेंस के सायरन बजाकर इसे और न बढ़ाया जाए। मणिपुर सरकार ने केंद्र सरकार से भी अपील की है कि लॉकडाउन की वजह से सड़कें वैसे ही खाली हैं, इसलिए सायरन ना बजाया जाए। जहां ट्रैफिक या भीड़ हो उसी जगह पर सायरन की अनुमति हो। मणिपुर के इस फैसले पर जी न्यूज ने कई लोगों से राय ली। कुछ मानते हैं कि एम्बुलेंस सायरन बजना चाहिए, कुछ कहते हैं कि एम्बुलेंस का सायरन म्यूट करने का फैसला सही है। दूर से एक सायरन का आवाज आता है तो एक बार के लिए दिल हमारा दहकता है। सो इन दैट वेज मैं ये नहीं बोलूंगा कि थॉट गलत है, मैं ये जरूर बोलूंगा कि सायरन को रखने के पीछे का लॉजिक क्या है, इज टू
inform people that something emergency is going on, right? बंद नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एक तो पीपल शुड नो कि अभी अगल बगल में कोई कोविड हो रहा है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि कोविड हो रहा है एंड पीपल आर नॉट लेटिंग अदर पीपल नो कि हमें कोविड हो रहा है और वो बाहर निकल भी रहे हैं। तो अगर उससे ये इमरजेंसी का पता चलता है कि हाँ यहाँ खतरा है और यहाँ से कोविड हो रहा है, तो वी विल बी लाइक मोर कॉन्शियस कि हमें यहाँ से नहीं जाना है। मनोचिकित्सक मानते हैं कि सायरन म्यूट करने पर मणिपुर सरकार का फैसला सही है, क्योंकि सायरन दिल और दिमाग पर बड़ा असर डालते हैं। इससे घबराहट, डर और डिप्रेशन पैदा हो सकता है। कोई भी इंसान को एंजाइटी या डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा होता है, तो कोई भी ऐसा फैक्टर जो उसकी एंजाइटी या डिप्रेशन को इंक्रीज कर देता है, तो हम उसको प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर बोलते हैं। इसमें जो सायरन की ध्वनि है और जो उसकी एक स्पेसिफिक आवाज निकाली जाती है, वो जो ध्वनि है वो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर का काम करती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि बोलते हैं कि उनको एम्बुलेंस की आवाज सुनकर एकदम पैनिक अटैक ही हो जाता है। एम्बुलेंस सायरन म्यूट करने पर मणिपुर सरकार का ये फैसला लॉकडाउन के हिसाब से तो सही है, लेकिन आम दिनों में एम्बुलेंस सायरन म्यूट करने के बजाय इसकी आवाज में बदलाव हो सकता है, ताकि लोगों में डर और घबराहट ना फैले और एम्बुलेंस को भी रास्ता मिले। जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं और देश हित में अब आपको डिजिटल डकैती के आरोपी व्हाट्सएप के खिलाफ आज की खबर जाननी चाहिए। आज केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि कंपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस ले, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीधा कह दिया गया है आईटी विभाग की तरफ से व्हाट्सएप को निर्देश सीधा सरकार का। केंद्र सरकार ने कहा कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, भारत के लोगों के निजता, डेटा सुरक्षा के अधिकार को खत्म करती है। निजता का अधिकार और डेटा सुरक्षा का अधिकार खत्म होता है। केंद्र सरकार ने चेतावनी दे दी है कि व्हाट्सएप 7 दिनों के अंदर अंदर नोटिस का जवाब दे, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले व्हाट्सएप ने दावा किया था कि उसने 15 मई 2021 तक प्राइवेसी पॉलिसी टाल दी है। ये जानना चाहिए आपको कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी है कि अब अपने यूजर्स का डेटा, नाम और दूसरी जानकारी अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक से व्हाट्सएप साझा करेगा। समझे आप? आपको लगता है आप तो फ्री में व्हाट्सएप यूज करते हैं, डाउनलोड किया, यूज किया? नहीं, ऐसा नहीं है। फ्री में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने की बड़ी कीमत वसूल रहा है आपसे व्हाट्सएप, आपको पता भी नहीं है। आपकी निजता का उल्लंघन हो रहा है। आपकी जानकारियां, प्राइवेट इंफॉर्मेशन, सारी जानकारियां, ये कीमत क्या होगी देश हित में आपको जानना चाहिए। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी से आपकी निजी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो भी जानकारियां हैं वो फेसबुक को शेयर करेगा। ये जानकारियां कंपनियों के काम की है, ये डेटा होता है। डिजिटल दुनिया में डेटा सबसे कीमती होता है, वो बाजार में बिकेगा आपका डेटा। यानी कि व्हाट्सएप के लिए आप सिर्फ एक प्रोडक्ट हैं। आपको लगता है आप तो फ्री में व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। यानी कि आप किसी को फोन से अगर पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो लेन देन की जानकारी व्हाट्सएप को मिल जाएगी। समझ रहे हैं आप? व्हाट्सएप जान जाएगा कि आप किस बैंक के ग्राहक हैं, ये व्हाट्सएप के पास होगा। आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, बैलेंस क्या है, ये व्हाट्सएप को पता लगेगा। व्हाट्सएप शेयर करेगा, फेसबुक को देगा, जिस मर्जी को देगा। आपने किसे कितने पैसे भेजे, आपका यूजर नेम, पासवर्ड क्या है। निजता का उल्लंघन क्यों कहा जा रहा है? अलार्मिंग है। आप हर महीने कितना लेन देन करते हैं, अकाउंट में कितना पैसा है, आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, आपका फोन किस मॉडल, किस कंपनी का है, तो सारी जानकारियां व्हाट्सएप के पास होंगी। ये जानकारियां किसके काम की? अब आप ये समझिए क्या होता है कि डेटा बिकता है। जो टेलीकॉलर्स आपको कॉल्स करते होंगे लगातार, वो डेटा बिकता है। अब ये बैंक के काम की जानकारी है, लोन कंपनी के काम की जानकारी है। आपके अकाउंट का बैलेंस पता होगा, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनी को आप पता लग जाएगा कि उनके कार्ड को नहीं यूज कर रहे हैं, तो वो डेटा खरीदती हैं फोन कंपनी, फाइनेंशियल ऐप, और फिर डेटा बिकेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा और आपको लगता है फ्री में यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप। बात करेंगे इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग की, और इस जंग में इन दिनों निंजा की चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि इजराइल ने फिलिस्तीन में निंजा अटैक किया है। आप सोच रहे होंगे कि ये निंजा अटैक होता क्या है। निंजा दरअसल मध्यकालीन जापान के उन योद्धाओं को कहा जाता है जो युद्ध के मैदान में दुश्मन को चौंका देते थे। उनका हमला अचानक से होता था और यह हमला अकल्पनीय होता था। इसी तरह से मिसाइल के दौर में R9X
इस मिसाइल को निंजा मिसाइल के तौर पर जाना जाता है, जो चलती कार में बैठे शख्स को मिसाइल उड़ा देती है और उसी कार में बगल में बैठे व्यक्ति को पता नहीं चलता। आइए देखते हैं रिपोर्ट। इजरायल और हमास के बीच 10 दिन से जारी जंग में अब तक आपने हमले और तबाही की कई खतरनाक तस्वीरें देखी। आपने इजरायल के रिहायशी इलाकों को टारगेट करते हमास के सैकड़ों रॉकेट देखे। आपने गाजा में हमास के ठिकानों को बम और मिसाइल से तबाह होते देखा। इजरायल के गाजा अटैक की चपेट में कई इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी भी आई। लेकिन इजरायल के हमले का नया वीडियो जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दुनिया को हैरान करने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हमले का यही वो नया वीडियो है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। इस वीडियो में सड़क पर एक कार जा रही है और उस कार को मिसाइल के जरिए हिट किया जाता है। हमला इस तरह से होता है कि कार में बैठे आदमी को टारगेट किया जाए। इस हमले में सिर्फ कार की खिड़की और गेट को ही नुकसान पहुंचता है, कार के बाकी हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचता। जानकार हमले की इस तकनीक को निंजा तकनीक कहते हैं। निंजा तकनीक इसलिए क्योंकि इस हमले में R9X निंजा मिसाइल के इस्तेमाल का दावा किया जा रहा है। R9X मिसाइल के बारे में आपको विस्तार से बताएं उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो को हमने एक इंटरनेशनल वेबसाइट से लिया है। इसीलिए जी मीडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो गाजा का है। हमले के बाद इस कार की हालत कैसी हो गई वो आप देख सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में इजरायल की सेना के निशाने पर सफेद रंग की सिट्रोएन एक्सारा कार थी जिसमें हमास की सबमरीन के ऑपरेटर सवार थे। कार पर R9X निंजा मिसाइल से हमला किया गया। R9X मिसाइल हेलफायर रॉकेट का वेरिएंट है जिसमें विस्फोटक की जगह 6 घातक ब्लेड होते हैं। ये किसी एक विशेष इंसान को निशाना बनाते हैं। इस हथियार में हेलफायर मिसाइल का लेजर टारगेटिंग सिस्टम होता है और विस्फोटक की जगह 45 किलो का मेटल होता है। हमले के बाद कार की एक तरफ की खिड़की दरवाजे उड़ गए, लेकिन इसके अलावा गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमले के बाद कार वहीं खड़ी रही। यही वो कार है जिस पर इजरायल ने R9X मिसाइल से हमला किया। कार की बाईं ओर की खिड़की और दरवाजे नहीं हैं, लेकिन कार के दूसरे हिस्सों को देखकर लगता ही नहीं कि इस पर मिसाइल से हमला हुआ होगा। R9X मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिका साल 2017 से कर रहा है, लेकिन अब इजरायल के पास भी ऐसी तकनीक आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग में फिलिस्तीन के 260 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन इजरायल में सिर्फ 12 लोगों की जान गई। तो आखिर रॉकेट हमले में इजरायल को फिलिस्तीन के मुकाबले इतना कम नुकसान कैसे होता है? उसकी एक बड़ी वजह है आयरन डोम एरियल डिफेंस सिस्टम, जिसने हमास के ज्यादातर रॉकेट को हवा में ही तबाह कर दिया। और दूसरी वजह है बंकर, जो इजरायल के लोगों के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है।
गाजा से रॉकेट छूटते ही इजराइल के उन इलाकों में इसी तरह सुरक्षा अलार्म बजने लगता है जो इलाके रॉकेट के टारगेट पर होते हैं। सुरक्षा अलार्म इसलिए बजाए जाते हैं ताकि लोग तुरंत बिना देर किए सेफ हाउस में चले जाएं। सेफ हाउस यानी शील्ड होम, इसे आप बंकर भी कह सकते हैं। इजराइल का कानून कहता है कि जब तक आपने शील्ड होम नहीं बनाया तब तक घर बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हर मकान में एक शील्ड होम होना जरूरी है। जी मीडिया की टीम गाजा बॉर्डर से सटे इजराइल के ग्रामीण इलाकों में पहुंची और एक घर में गई। अब आप इस घर को देखिए। दीवार पर एसी है, टीवी लगा है, बेड है, टेबल पर कंप्यूटर भी है। यानी वो सारी सुविधाएं इस घर में है जो एक घर में होनी चाहिए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये घर दरअसल एक शील्ड होम है, यानी सुरक्षा के लिहाज से एक बंकर की तरह है। घर में लगी खिड़कियां इतनी मजबूत होती हैं कि गोलियां भी इनका बाल बांका नहीं कर सकती। बुलेट हो या रॉकेट, हर हमले के दौरान इजराइल के लोगों को ऐसे सेफ हाउस ही बचाते हैं। सिक्योरिटी अलार्म बजने के 15 सेकंड के अंदर लोगों को सेफ हाउस में जाना होता है। सिर्फ यही नहीं, इजराइल की सुरक्षा एजेंसी हमले की आशंका के दौरान अपने नागरिकों को कई तरह से अलर्ट करती है। टीवी पर जानकारी दी जाती है कि किसी इलाके में कहां पर हमला हो रहा है या हो सकता है। साथ ही मोबाइल ऐप के जरिए भी इस तरह की सूचना दी जाती है कि हमला शुरू हो चुका है, इसलिए बंकर में छिप जाइए। आपने देखा होगा हमारे देश में, खासकर शहरों में सड़क किनारे कई जगहों पर सार्वजनिक शौचालय बने हैं। इसी तरह इजराइल में सड़क किनारे सार्वजनिक स्थान पर बंकर बने हुए हैं। दुश्मनों की ओर से अचानक हमले के दौरान ऐसे बंकर उन लोगों के लिए जरूरी हो जाते हैं जो अपने घर से बाहर निकले हुए हैं। इतना ही नहीं, रेडियो के जरिए हर पल लोगों को ये जानकारी दी जाती है कि फिलहाल क्या हो रहा है और आपको ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। साल 1991 में गल्फ युद्ध के दौरान इजराइल को यह डर था कि इराक उस पर केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक करने वाला है और इसीलिए इजराइल की सरकार ने घर में बंकर बनाना अनिवार्य कर दिया था। इजराइल में सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं, यहाँ के अस्पताल, सिनेमा, धार्मिक जगहें, गार्डन, मार्केट, शॉपिंग मॉल, हर जगह इस तरह के सेफ होम, शील्ड बनाए गए हैं। और ये शील्ड रूम जो है, इनमें इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन है, रेडियो है, टेलीविजन की फैसिलिटी भी होती है। तो ये इजराइल के लोगों की रक्षा कर रहे हैं। इजराइल और हमास की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो है गाजा के लोग। गाजा में एक तरफ इजराइल की बमबारी हो रही है और दूसरी तरफ वहां कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। इजराइल पर हमास के रॉकेट हमले की सजा पूरा गाजा भुगत रहा है। इजराइल के एयरक्राफ्ट गाजा पर आसमान से बम बरसा रहे हैं। और घर घर में कोरोना का संक्रमण भी तेजी से फैल रहा है। गाजा की आबादी करीब 20 लाख है और वहां संक्रमण का पॉजिटिविटी रेट 28% है। यानी गाजा में हर 100 में से 28 लोग कोरोना संक्रमित हैं। गाजा के लोगों के लिए इससे भी ज्यादा संकट की बात यह है कि शहर में सिर्फ एक ही कोविड टेस्ट करने वाली लैब थी जो इजराइल की एयर स्ट्राइक में तबाह हो गई। यानी अब गाजा के लोगों के लिए कोरोना की जांच कराना भी मुश्किल हो गया है। मुसीबत कब टलेगी, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अब भी न हमास झुकने के लिए तैयार है और न ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू रुकने के लिए तैयार है। There are only two ways that you can deal with them. You can either conquer them, and that's always an open possibility, or you can deter them
and we are engaged right now in forceful deterrence, but I have to say we don't rule out anything. We hope we can restore quiet. We hope we can restore it quickly. I want to say that we're doing that while doing our utmost to avoid civilian casualties. रण और संक्रमण के बीच घिरे गाजा को अब तक भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 60 से ज्यादा बच्चों समेत 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। यूएन के मुताबिक 40,000 फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ना पड़ा है और 2500 लोगों के घर मलबा बन चुके हैं। पूरी दुनिया इस जंग को रोकने में जुटी है, लेकिन अब तक कामयाबी मिली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। मोहम्मद रफी का ये गाना अरब सागर में फंसे हुए लोगों को निकालने के बाद नौसेना पर बिल्कुल सटीक बैठता है। लेकिन यहां सवाल इससे बड़ा है। सवाल यह है कि समंदर में 261 लोग फंसे कैसे रह गए। नौसेना ने बार्ज P305 पर फंसे हुए 184 लोगों को बचा तो लिया, लेकिन अब भी 55 लोग लापता हैं। नौसेना राहत का काम चला रही है, लेकिन जब 3 दिन पहले ही तूफान का अलर्ट मिल गया था तो ये हालात पैदा ही क्यों हुए? क्यों 22 लोगों की जान गई? इस सवाल का जवाब वो लोग दे रहे हैं जो किसी तरह बड़ी मुश्किल से समंदर के इस तूफान से बचकर आए। ये आंसू उस दर्द के हैं जिसने मौत को बेहद करीब से देखा है। ये आंसू उस दर्द के हैं जिसमें इन्होंने जीने की आस छोड़ दी थी। तकरीबन 24 घंटे तक गहरे समंदर में रहने के बाद जब इन्होंने जमीन पर पैर रखा तो आंसू ऐसे निकले जैसे दूसरा जन्म लिया हो। बहुत बहुत धन्यवाद वो लोग को। उन लोग के लिए तो आज हम जिंदा है, नहीं तो कोई नहीं बचता। नौसेना का नाम लेते हुए ये रो पड़ते हैं। कहते हैं नौसैनिक नहीं होते तो जान नहीं बचती। आपके बाकी साथियों की स्थिति के बारे में बता पाएंगे कुछ? जो अभी वो हमारा जैसा ही स्थिति है सबका। दरअसल चक्रवाती तूफान की वजह से बॉम्बे हाई की हीरा ऑयल फील्ड में बार्ज P305 पर 261 लोग फंस गए थे। पिछले 2 दिनों से नौसेना ने ऑपरेशन चलाकर 184 लोगों को जिंदा बचा लिया है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन में 22 लोगों के शव बरामद किए गए हैं और 55 लोग अब भी लापता हैं। जो बचकर आए हैं उनके पास नौसेना को धन्यवाद कहने के लिए शब्द नहीं है। अब रेल होने तो हम लोग को जान भी नहीं बचती, तो सही बात है। मुझे कैसा तूफान तो बहुत तेज था। 160-165 के एवरेज में था पानी का लहर, और हवा भी उतना ही तेज था। बोट में कैसे हालात थे? 14 घंटे उस वक्त। ठीक है जी सर, 14 घंटे पानी थे। 3 दिन पहले से पता थी कि वहाँ पे तूफान आने वाला है। आप लोगों को उस बात से हटाया क्यों नहीं गया था? वो तो कंपनी के ऊपर है ना, कंपनी हटाए तभी वर्कर हट सकता है ना। आपको क्या कहा गया था? आपको कहा गया था? वो कंपनी वाला बोला था साइक्लोन आने वाला है। उसके बाद बार्ज इंचार्ज कंपनी वालों ने कुछ रीजन नहीं लिया। कंपनी का मालिक कौन कंपनी है? कौन सी कंपनी? मैथ्यू कंपनी है सर। है जी? मैथ्यू कंपनी है। हम लोग टोटल 265-70 लोग थे। 160-65 लोग बचा है, बाकी सब लोग का लापता ही है। बाकी लोग कहाँ गए सर? अभी सभी लोग लापता ही है। सबने जब लाइफ जैकेट पहनी थी तो बाकी के लोग कहाँ गए? और आधी लोग तो चले गए, बहुत कम लोग बचे हैं। 20 चले गए, पानी में बह गए। सुनील कुमार जी पानी में बह गए। देखिए ये बहुत बड़ी बात है जो ये व्यक्ति हमसे कह रहा है कि वो बाकी के लोग पानी में बह गए हैं। उससे साफ तौर पे कहना है इसको यहाँ बिठा दिया गया है। हालांकि श्रेय वो इस बात का देता है वो जिंदा है, तो इंडियन नेवी जो प्रॉम्प्ट एक्शन इंडियन नेवी ने लिया है उसकी वजह से इन लोगों की जान बची। आपको बुला रहा है। सवाल ये है कि जब तूफान का अलर्ट पहले से ही था तो फिर वहाँ काम करने वाले लोगों को निकाला क्यों नहीं गया? हमने ये सवाल तकरीबन 20 घंटे तक पानी में रहने वाले विष्णु से पूछा। जवाब सुनिए, हैरान रह जाएंगे।
जब हालत ख़राब थे तब इनको अलर्ट किया गया था कि आप अपना बार्ज को निकालिए। सभी जितने भी हमारे बार्ज थे आसपास के सबने निकाल के लेके चले गए, लेकिन हमारे जो कैप्टन साहब थे और विश्वास साहब एफकॉन के, इन्होंने क्या किया कि अपने बार्ज को नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? बोल रहे कि हमारा जो बार्ज का जो मतलब ये निकलने वाला है 120 नॉटिकल माइल की दूर से साइक्लोन जा रहा है और हम लोग का जो है साइक्लोन दूर से जा रहा है और 48 mm का हमारा रोप है। ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम अपनी तरफ से सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम करके। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस थे कि हमारे से 120 नॉटिकल माइल दूर से जा रहे हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इस वजह से ये लोग नहीं निकाला। और जब ये रात को हम वही 17 तारीख को रात को कितने बजे 16 तारीख को हम लोग रात को हुआ ये एक्सीडेंट हुआ, तो इसके एंकर टूटे, 6 एंकर टूटे। तब इनको मालूम चला कि अब हम लोग बचेंगे नहीं। फिर उन्होंने हेल्प मांगी ONGC से, तो ONGC ने तो बोल दिया डायरेक्ट कि हमने आपको मना किया था तो आप क्यों रुके। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ONGC ने मना किया था, कंपनी आपकी एफकॉन है, एफकॉन कंपनी है, और बावजूद उसके ONGC के कहने के बावजूद उन्होंने आप लोगों को 261 लोगों को बार्ज पे रखा। 261 आदमी को वहाँ पे रखा था। विष्णु साफ साफ ये बता रहे हैं कि जिस निजी कंपनी में वो काम कर रहे थे उसके कैप्टन के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इतने लोगों की जान मुश्किल में पड़ गई। दरअसल मुंबई से करीब 35 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर अरब सागर का ये ONGC का अनमैन्ड ऑफशोर प्लेटफॉर्म है। यहाँ निजी कंपनी ONGC का काम कर रही थी। बार्ज पर 261 लोग मौजूद थे। तूफान का अलर्ट दिया गया, लेकिन पैसे के लालच में ठेके पर काम करने वाली कंपनी ने बात नहीं मानी और इतना बड़ा हादसा हुआ। हालांकि शुक्र है कि तूफान के बाद नौसेना के 4 INS और कोस्ट गार्ड की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और लोगों की जान बच पाई। अगर आप कहेंगे मेरी संख्या के अनुसार पापा 305 के 185 लोग रेस्क्यू हो चुके हैं अभी की अगर हम फिलहाल बात करें। तेज बारिश, 160 किलोमीटर की तेज हवा और 24 घंटे तक समंदर के अंदर ये लोग सिर्फ इसी उम्मीद में जिंदा थे कि उन्हें कोई जरूर बचाने आएगा। भारतीय नौसैनिकों ने न सिर्फ समंदर में फंसे हुए लोगों को बचाया, बल्कि ये संदेश भी दिया कि समंदर में जब भी तूफान आएगा तो वो कश्ती जरूर निकाल लाएंगे। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.